आधी हकीकत आधा फसाना। क्या जिंदा है पारस मणि? पारस मणि यानी पौराणिक कहानियों का वो पत्थर जो लोहे को सोना बना सकता है। बेशक हमें ये कहानियां सिर्फ एक फसाना लगें, लेकिन देश में एक जगह है जहां के लोग पारस पत्थर के जिंदा होने के दावे कर रहे हैं। जितना हैरत अंगेज ये दावा है, उतनी हैरत अंगेज है उस दावे की वजह। देवों और दैत्यों का समुद्र मंथन। जिसमें 14 रत्न निकले, विष निकला, अमृत निकला और लाखों बेशकीमती मणियां भी। क्या उन मणियों में एक चमत्कार ऐसा भी था जो लोहे को छुए तो सोना बना दे, जिसे ऐतिहासिक काल में पारस पत्थर कहा गया? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त वो पारस पत्थर कहां है, किसके पास, किस रंग का है और कितना करिश्माई है? ये कहानी उसी पारस पत्थर की है। देश के 2 ऐतिहासिक किलों की है, जहां पारस पत्थर के होने का आखिरी जिक्र मिलता है। पारस पत्थर हो, सोना बनाने की विधि हो, कुछ भी है, लेकिन थे उनके पास, ये निश्चित है। सच्चाई तो बताते, पहले का पारस पत्थर था। क्यों उस किले के आसपास लोगों को आज भी सोना मिल जाता है? देता है जिसको ऊपर वाला छप्पर पाड़ के देता है। मुझे मिला 1 चवन्नी 3 रत्न सोना। ये मशीन का इंडिकेशन है। क्यों उस किले पर हमने आधुनिक मशीनें आजमाई तो कदम कदम पर कुछ हैरत अंगेज इशारे मिले। क्यों किसी अकूत खजाने की लालच में उन रियासतों को तबाह कर दिया गया? बावड़ी की तरह बावड़ी है और उसमें एक सुरंग है अंदर, काफी बड़ी, तो उसमें बताते हैं सारा माल। आखिर क्या छिपा है जमीन की गोद में? क्या पुराणों की दैवीय मणि आज भी है? क्या उस मणि का चमत्कार आज भी कायम है? क्या उस झील में जो दिखता है वो वाकई पारस पत्थर है? कुछ वक्त पहले हमने राजस्थान के एक सदियों पुराने किले की पड़ताल की थी, वो भी इंजीनियर्स की एक टीम और कुछ आधुनिक मशीनों के साथ। वो इसलिए क्योंकि उस किले के आसपास रहने वाले लोग बता रहे थे कि उस किले में राह चलते किसी को भी सोना मिल जाता है। जब हमारी टीम ने किले की एक बावड़ी में वैज्ञानिक मशीनों को आजमाया तो हमें वाकई कुछ हैरत अंगेज इशारे मिले। लेकिन यह कहानी वहां खत्म नहीं हुई। हमने नए सिरे से पड़ताल की और कुछ लोगों ने बताया कि यह सब कुछ एक पारस पत्थर का करिश्मा है। ऐतिहासिक कहानियों को पढ़ा तो पता चला कि पारस पत्थर का आखिरी जिक्र राजस्थान की ही एक रियासत में हुआ है। अब बारी उस चमत्कारी पत्थर को तलाशने की थी। और यकीन मानिए, इस तफ्तीश में जो कुछ हमने देखा वो आज आपको भी हैरत में डाल देगा। बहुत बड़ी डिस्कवरी है। ये शाहाबाद का किला है, राजस्थान की एक पुरानी रियासत। लोगों ने बताया था कि यहां की मिट्टी आज भी सोना उगलती है। कुछ रोज पहले हमने खुद पड़ताल भी की तो मशीनों का इशारा देखकर होश उड़ गए। इस वैज्ञानिक पड़ताल का नतीजा देखने से पहले उस राज को समझना जरूरी है जो सदियों से यहां की मिट्टी में दफन है, कि अगर इस किले में सोने का खजाना है तो वो सोना आया कहां से?
क्या यह सब कुछ किसी जादुई पत्थर का करिश्मा था? हमें इस कहानी का पिछला सिरा मिला राजस्थान की एक और रियासत तिमनगढ़ के किले से। 11वीं शताब्दी की ऐसी सल्तनत जो बार बार लुटी और बार बार बसी। वजह किला नहीं था, वजह था वो पारस पत्थर जो इस किले के राजा के पास था। क्या इस दुनिया में कोई ऐसी शह मौजूद है जो आपको एक ही झटके में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकती है? नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आपने पारस पत्थर के बारे में जरूर सुना होगा। एक ऐसी चीज जिसके छूते ही हर चीज सोने में तब्दील हो जाती है, चारों तरफ चमकता हुआ सुनहरा सोना। लेकिन क्या पारस पत्थर का वजूद वाकई है? क्या वाकई पारस पत्थर जैसी कोई चीज होती है? और अगर हाँ, तो क्या हमारे मुल्क में यानी हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह है जहां पारस पत्थर आज भी मौजूद है? आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जिसकी खोज जुड़ी है पारस पत्थर से और जिस कहानी में एक अहम किरदार है भगवान कृष्ण का। इस किले का रिश्ता है यदुवंशी राजाओं से, यानी भगवान कृष्ण के वंशजों से। इतिहास के पन्नों में पारस पत्थर का आखिरी जिक्र इसी किले में मिलता है। किले के भीतर जाने से पहले यहां की कहानी को समझते हैं। बात 12वीं शताब्दी के आसपास की है, जब इस किले में राजा तिमनपाल का राज था। ऐतिहासिक कहानियों को माने तो राजा तिमनपाल के पास एक जादुई पत्थर था, लोहे को सोने में बदलने वाला पत्थर, शायद पारस पत्थर। पारस पत्थर हो, सोना बनाने की विधि हो, कुछ भी है, लेकिन थे उनके पास ही निश्चित है। सच्चाई तो बताते पहले का पारस पत्थर था। इन कहानियों को साबित करता है इस रियासत का इतिहास, जो कहता है कि यहाँ के राजा जनता से कर के रूप में पैसे नहीं बल्कि पुराना लोहा वसूलते थे, शायद इसलिए ताकि पारस पत्थर के जरिए लोहे को सोने में बदल दिया जाए। इस पर खजाना है क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो पुराने लोहे को कर के रूप में लेता था, न कि अनाज वगैरह कुछ नहीं, केवल लोहा लेता था, पुराने वेस्टेज लोहे को कर के रूप में लेता था और वो राजा यहाँ का उसको सोना बनाता था। इसलिए इस लोग वागों की निगाह टिकी हुई थी विदेशी शासकों की कि यहाँ पर खजाना बहुत भारी मात्रा में सोना है। इन दावों को हंसी में उड़ाने से पहले हमने तिमनगढ़ के बारे में थोड़ी और जानकारी जुटाई और पता चला कि अफगानी शासक मोहम्मद गौरी ने भी तिमनगढ़ किले पर हमला किया था। लोग बताते हैं कि वो हमला पारस पत्थर की ख्वाहिश में हुआ था। ये जो अब आपके सामने है ये तिमनगढ़ किले का मेन गेट है, मुख्य दरवाजा है, लेकिन असल में ये मुख्य दरवाजा पहले नहीं था। ये मेन गेट, ये मुख्य दरवाजा, आप इसकी बनावट देखकर ही समझ जाएंगे कि ये इस्लामी काल में बना हुआ है, यानी सन 1200 ईस्वी के आसपास जब मोहम्मद गौरी ने तिमनगढ़ पर कब्जा कर लिया और अपने गवर्नर को यहाँ पर छोड़ दिया, उसके बाद इस तरह के गेट बनाए गए। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा आज तक हिस्टोरियंस को भी बैफल करता रहा है, जो उनको परेशान करता रहा है, सोचने पे मजबूर करता रहा है, वो ये कि आखिर गौरी को यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। तिमनगढ़ एक छोटी सी रियासत थी, एक ऐसी रियासत थी तो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, बहुत ज़्यादा इसका मान नहीं था। मतलब आपके जो असल हिस्से हैं आगरा, दिल्ली, उनसे इसका कोई ख़ास लेना देना नहीं था। ऐसे में तिमनगढ़ पर कब्जा करना क्यों ज़रूरी था? इसीलिए ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि तिमनगढ़ पर आने की सबसे बड़ी वजह थी वो पारस पत्थर या फिर सोना बनाने का वो फॉर्मूला जो राजा तिमनपाल के पास मौजूद था। कहते हैं जब मोहम्मद गौरी ने किले पर हमला किया
तो पारस पत्थर को बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। दुश्मनों से बचाने के लिए राजा तिमनपाल ने पारस पत्थर अपने पुरोहित को दे दिया, लेकिन पुरोहित ने पारस मणि को कोई मामूली पत्थर समझकर किले के पास बने एक सरोवर में फेंक दिया। पता चला कि तिमनगढ़ किले के पास वो झील आज भी है और दावा है कि वो पारस पत्थर आज भी उस झील में छिपा है। तिमनगढ़ से जुड़ी जो सबसे पॉपुलर, सबसे चर्चित कहानी है वो यही है कि राजा ने अपने पुरोहित को पारस पत्थर दिया और पुरोहित ने उसे पत्थर समझकर इस सरोवर में फेंक दिया। जब राजा को ये बात पता चली तो उसके बाद इस सरोवर में, इस पानी में हाथियों को चलाया गया। उन हाथियों पे लोहे की जंजीरें थी ताकि पारस पत्थर को तलाशा जा सके। पूरा दिन ये काम चलता रहा, पारस पत्थर नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब हाथी बाहर आए तो उनमें से एक हाथी की लोहे की चेन सोने में तब्दील हो चुकी थी। यानी कहीं ना कहीं वो पारस पत्थर मौजूद था जिसने उस चेन को छुआ और वो चेन सोने में तब्दील हो गई। लेकिन वो पत्थर आज कहाँ है ये किसी को नहीं पता। इन कहानियों को सुनकर जहन में एक सवाल भी उठा कि आखिर राजा तिमनपाल के पास वो पारस पत्थर आया कहां से। वैसे ये जवाब भी एक कहानी में छिपा है जो जुड़ी है यहाँ के राजा और भगवान विष्णु से। पारस पत्थर की तो पूजा थी, वो तो उनका वरदान था। उनको एक पत्थर पारस का ऐसा दिया भगवान ने तपस्या के आधार पे, तो उसकी पूजा करते थे वे लोग। और वहाँ में कहीं लोह होता, भारत में तो लोह ला करके सोना बनता। इतिहास के किस्से जिस कहानी को साबित कर रहे थे उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। सबसे बड़ा सवाल ये समझना था कि क्या पारस पत्थर जैसी कोई चीज वाकई मौजूद थी। पौराणिक और ऐतिहासिक किस्सों को खंगालना शुरू किया तो पहली कड़ी मिली शिव पुराण में, जिसमें लिखा है कि समुद्र मंथन के दौरान लाखों मणियां निकली थी, लेकिन क्या उन मणियों में एक नाम पारस पत्थर था, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। हालांकि कई पौराणिक कहानियों में माना गया कि पारस मणि शेषनाग के पास थी, यानी भगवान विष्णु के पास। सिर्फ हिंदू मान्यताएं ही नहीं, बौद्ध और जैन धर्म में भी पारस मणि का जिक्र हुआ है। कई जगहों पर इसे चिंतामणि भी कहा गया है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है तिब्बत का झंडा, जिसमें पारस पत्थर को एक चमकदार धातु की तरह पेश किया गया। पारस पत्थर से जुड़ी एक और कहानी प्राचीन भारत के महान रसायन शास्त्री नागार्जुन की। कई जानकार मानते हैं कि महर्षि नागार्जुन ने रसायन विज्ञान से ऐसी तकनीक विकसित की थी जिससे धातु को सोने में बदला जा सकता था, और आगे जाकर इसी विज्ञान को पारस पत्थर कहा जाने लगा। वैसे ये कहानियां तिमनगढ़ के हालात से मेल भी खाती हैं। पता चला कि राजा तिमनपाल ने इस किले में हर उस धर्म से जुड़ी मूर्तियां रखी थीं जिनमें पारस पत्थर को सच माना गया है। ज्यादातर मूर्तियां सोने की थीं, जिन्हें पारस पत्थर के करिश्मे से तैयार किया गया था। अब सोने की मूर्तियां तो गायब हैं, लेकिन उन कहानियों के निशान आज भी बाकी हैं। यहाँ पर इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये है एक जैन मंदिर। ये जैन मंदिर किससे एसोसिएटेड है, किससे ताल्लुक रखता है? ये वो श्वेतांबर जैन मंदिर है। अच्छा, कैसे पता? ये जो भगवान की जो प्रतिमा इसमें टूटी फूटी जो खंडर मिले हैं, जिन पर वस्त्र पहने हुए थे भगवान ने, इसलिए इससे पता लगता है कि श्वेतांबर जैन मंदिर है। अच्छा, श्वेतांबर भी है और दिगंबर भी है। दिगंबर किधर है? दिगंबर इसके जस्ट पास में दूसरा मंदिर है जो दिगंबर मंदिर है। जो दिगंबर मंदिर है, हाँ। अच्छा, खास बात यह है कि क्योंकि पहले ज़माने में मंदिरों में ख़जाने रखे जाते थे, मंदिरों में आप समझ सकते हैं अगर पारस पत्थर जैसी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रही होगी उसे मंदिर में रखा जाता होगा, तो इसी वजह से इन मंदिरों के आसपास खुदाई सबसे ज़्यादा हुई है। तांत्रिक भी आते हैं? हाँ, तांत्रिक आते हैं यहाँ और अपनी तंत्र विद्या नीचे खूब चलाते हैं, लेकिन जब वे अंदर तिमनगढ़ में आते हैं तो वे ये कहते हैं कि धरती घूम रही है, सब जगह घूम रही है और किली भई है, तो इसमें उनके तंत्र के जो जादू क्या है, जादू टोने नहीं चल पाते।
राजा तिमनपाल और पारस पत्थर की एक कहानी हमें यूनान के एक लालची राजा माइडस की याद दिला रही थी। ग्रीस की मान्यताओं के मुताबिक कुछ संतों ने राजा माइडस को एक शक्ति दी थी, ऐसी शक्ति जिसके बाद वो जिस चीज को छुएगा वो सोने में बदल जाएगी। दौलत की ख्वाहिश में वो राजा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता था और उसी लालच में राजा माइडस ने अपनी बेटी को छुआ और वो भी सोने में बदल गई। खैर, इन कहानियों को छोड़कर अब बारी तिमनगढ़ के किले को खंगालने की थी। क्या जिंदा है पारसमणि? क्या वाकई तिमनगढ़ के राजाओं के पास ऐसा चमत्कारी पत्थर था जो लोहे को सोने में बदल सकता था? अगर नहीं था तो इन रियासतों में इतना सोना आया कहां से? इस रहस्य का पता लगाने अब हमारी टीम उस किले में दाखिल होने वाली थी जहां पारस पत्थर के छिपे होने का दावा होता है। हम किले के उन तहखानों में उतरने के लिए तैयार थे जहां लोगों ने पारसमणि को देखने की बात कही थी। जो कल तक सोने सा चमकता था, आज मलबे के अलावा कुछ भी नहीं। जहां नजर जाती सिर्फ पत्थरों का ढेर दिखाई देता, जो बता रहा था कि खजाने और पारस पत्थर की तलाश की यहां अनगिनत कोशिश हुई है। सोने की चमक होती कुछ ऐसी है जो इंसान को दीवाना बना देती है, और किसी भी तरह से दौलत हासिल करने के लिए, सोना हासिल करने के लिए इंसान कोशिश में लगा रहता है कि उसके हाथ लग जाए। और कुछ ऐसा ही तिमनगढ़ के इस किले में हुआ है। चारों तरफ खुदाई के अवशेष मौजूद हैं, हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। एक एक इंच जमीन इस किले की खोद दी गई है तलाश में मूर्तियों के, खजाने के। और जैसा कि आपको पता है कि इस किले से इतनी ज्यादा मूर्तियां निकाली गई हैं जो दुनिया भर में बेची गई हैं, उनकी तस्करी हुई है। मुझे बताइए, यहाँ पर इस कदर जो गड्ढे हैं, ये क्या जगह है? ये मूर्तियों के लिए हैं, मंदिर हैं। मंदिर में मूर्ति दफना दी विदेशी शासकों ने और दोबारा लोग बाग इसमें खोदने लगे हैं तो उनमें मूर्ति निकल आई हैं। कोई खजाने की ललक में खोदा है, सब उस चक्कर में ये सब मूर्ति वगैरह निकलती रही। किले का शायद ही कोई कोना बचा हो जहां लोगों ने किस्मत नहीं आजमाई। सबसे ज्यादा कोशिश हुई है राजा के शयन कक्ष में। लोगों को उम्मीद है कि शायद पारस पत्थर को राजा तिमनपाल ने यहीं कहीं छिपाया होगा। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं वो एक पुरानी हवेली की तरह है, जहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट नोबल, कोई बड़ा आदमी, राजा से एसोसिएटेड कोई आदमी रहता था। और बहुत थोड़े अवशेष इसके भी बाकी हैं, चारों तरफ से गिरा दिया गया है, लेकिन फिर भी पिलर्स मौजूद हैं, थोड़ी बहुत छत यहाँ पर मौजूद है। जो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर वो है पारस पत्थर। वो पारस पत्थर, जैसा कि मान्यता है, आज भी यहाँ पर मौजूद है और उसके छूते ही कोई भी चीज़ सोने में तब्दील हो जाती है। और लोग मानते हैं कि यहाँ के राजा कर में पुराना लोहा लेते थे और उसको सोने में बदलते थे। इसीलिए एक एक चीज़ यहाँ की, एक एक कील तक लोगों ने निकाल ली है। लोग बता रहे थे कि इस किले के कई तल हैं। पहला तल जो दिखाई देता है, दूसरा तल जो लोगों की खुदाई में सामने आया, और बाकी तल जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। इस किले की पड़ताल में हमें कुछ तहखाने भी दिखे जो सदियों तक लोगों के सामने नहीं आए, लेकिन अब यहां भी लोगों की नजर पड़ चुकी है। तो इस किले के बारे में फेमस है, किंवदंती है कि यहाँ पर 2 तल या 3 तल ऊपर थे और कई तल नीचे। कितने 6-7 तल नीचे तक जमीन के नीचे 6-7 तल मौजूद हैं, फ्लोर्स मौजूद हैं। और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, इनफैक्ट शायद मूर्ति तस्करों के अलावा कोई भी आज तक नीचे के जो अंडरग्राउंड तल हैं उनमें नहीं गया होगा। आप कभी गए हैं? नहीं गए, हम नहीं गए क्यों? तो डर के वजह से नहीं गए, कोई होगा इनमें, कोई कुछ होगा, तो इसलिए कोई नहीं घुसता है। अच्छा, अगर कोई कोशिश करता है, जैसा आप बता रहे हैं, वो उल्टी क्या होता है? प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं तंत्र वगैरह पे? तांत्रिक भी करते हैं, कोशिश करते हैं तो या तो पेट में दर्द हो जाएगा या कुछ और परेशानी, या सर्प दिखेगा और वो भय करके यहाँ मुझे निकल के भागने की पड़ती है उनको तांत्रिक। तो डर जो है वो एक कंपोनेंट है, एक वजह है जिसकी वजह से बहुत कुछ अभी बचा हुआ है। 90% जो आपको ऊपर दिख रहा है वो तो साफ हो चुका है इस किले का, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के सामने नहीं है। ये एक गड्ढा है, रास्ता है ज़मीन के नीचे जाने का, जो अंदर इसके मंजिल है, और ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। अंदर ख़तरे कैसे होंगे नहीं पता, लेकिन फिर भी हम एक बार कोशिश करके देख रहे हैं। अंदर जाने की कोशिश करेंगे, नीचे उतरेंगे
और देखेंगे कि हम इस किले में कहाँ तक जा सकते हैं और क्या वो पारस पत्थर जिसको लेकर सदियों से यहाँ पर बात चलती आई है इस किले से कि यहाँ पर पारस पत्थर मौजूद है या वो खजाना कुछ दिखाई देता है या नहीं। और हमारे साथ चलेंगे। बहुत आपकी हिम्मत को मैं दाद दे रहा हूँ कि आप हमारे साथ ये करने को राजी हैं। आइए चलिए। जब आप इस तरह के किसी भी खतरनाक जगह पर उतरते हैं तो आगे क्या होगा उसके लिए आप ना कोई प्लानिंग कर सकते हैं और ना आपको पता होता है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन ये रिस्क सिर्फ इसीलिए लिया जा रहा है कि हम देख सकें कि आखिर जो कहानियां हैं उनमें हकीकत कितनी है, कितना फसाना है। आइए। नीचे आए तो पता चला कि उस दौर में ये कोई गुप्त कमरा रहा होगा। लोगों का अनुमान है कि शायद ऐसे ही तहखानों में खजाना छिपाया जाता हो। तो अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से आगे जाने का रास्ता नहीं है। ये आप देखिए पत्थर की दीवार है और ये पूरा एरिया इसी तरह की पत्थरों की दीवार से बना हुआ है। मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है? अब या तो इसमें खजाना भी हो सकता है या फिर बारूद के रखने का भी जगह गोदाम हो सकता है। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम वापस आए और दूसरे इलाकों की पड़ताल शुरू की। किले के पिछले हिस्से में हमें खुदाई के सबसे ज्यादा निशान दिखे और कुछ ऐसे सबूत भी मिले जो इशारा कर रहे थे कि इस हिस्से से लुटेरों के हाथ कोई बड़ी कामयाबी लगी होगी। इस किले में जिस खजाने की बात होती है वो इस जमीन के नीचे है, लेकिन आप हालत देखिए, हर जगह इतना खोदा हुआ है कि पूरी जमीन ढहे जा रही है पैर रखने से भी। लेकिन ये बर्तन देखिए, ये जमीन में दफन बर्तन है। और अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी या खजाने से रिलेटेड फिल्में देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि ऐसे ही बर्तनों में सोने के सिक्के गाड़ दिए जाते थे जमीन में, ऐसे बर्तनों में रख के। अब ये बर्तन टूटा हुआ हिस्सा है इस बर्तन का जो यहाँ पर मौजूद है। ज़रूर ये पूरा एक पतीला जैसा होगा, पूरा एक मटका जैसा है और इसके अंदर जो खजाना था वो अब नहीं है, सिर्फ ये अवशेष, ये टुकड़े बचे। किले के अलग अलग हिस्सों में भटकते हुए ख्याल आया कि क्यों ना शाहाबाद किले की तरह यहां भी कुछ आधुनिक मशीनें आजमाई जाएं। लेकिन सवाल यह था कि वो मशीनें खजाने का पता तो लगा सकती हैं, लेकिन पारस पत्थर का पता कैसे चलेगा? जानकारी मिली कि कुछ वक्त पहले कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस किले का दौरा किया था। शायद उन लोगों ने मशीनों को आजमाया भी होगा, इसलिए हम मिलने पहुंचे करौली के कलेक्टर से। लेकिन पता चला कि उन्हें पारस पत्थर की कहानी पर जरा भी यकीन नहीं है। ऐसे तो हर किले में मिल जाएगी आपको। ये बड़ी विचित्र तथ्य है कि राजस्थान किलों के और गढ़ के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा समृद्ध है और हर जगह हर किले में अपने अपने किंवदंतियां। और इस किले मैं तो जिस किले में गया उसी में इस पत्थर की कहानी मुझे तो मिली। हमें सच जानना था और सच की तलाश में हमारा अगला पड़ाव था इस किले के वारिस यानी करौली का राजघराना, जहां हमारी मुलाकात हुई तिमनगढ़ के राजाओं के वंशज कृष्णचंद्र पाल से। उन्होंने बताया कि पारस पत्थर की कहानी उन्होंने भी सुनी है। पारस की स्टोरी यहाँ के अलावा और जगह भी कई बार जगह सुनने को मिलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं है। तो पता नहीं कुछ ना कुछ, या तो उस टाइम में कुछ ऐसी कोई हो सकता है, इतने सिंपल वे में नहीं, पर कोई एक टेक्निक या ऐसा कोई साइंस उनके पास रहा होगा जिससे कि वो सोना बना सकते थे या निकाल सकते थे। कुछ ना कुछ ऐसी उनके पास कोई साइंटिफिक नॉलेज थी, ऐसा पॉसिबिलिटी है। यहां आकर पता चला कि तिमनगढ़ पर कई शासकों का राज रहा। यहां अकूत खजाना था, इसके भी प्रमाण मिले। उस राजघराने के वंशज मानते हैं कि शायद विदेशी शासकों से बचाने के लिए राजा तिमनपाल ने वो खजाना आसपास की रियासतों को दिया था। तिमनगढ़ की कहानी जहां से खत्म होती है, शाहाबाद की कहानी वहीं से शुरू होती है। शाहाबाद के किले के बारे में बहुत से लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं
वो पूरे यकीन से कहते हैं कि इस किले में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छिपा है। सदियों बाद भी इलाके के लोग दावा करते हैं कि यहां की मिट्टी सोना उगलती है। किले के आसपास आज भी लोगों को सोने के गहने या सिक्के मिल जाते हैं। कुछ वक्त पहले हमने भी इस किले की पड़ताल की थी। कुछ आधुनिक मशीनों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की थी कि आखिर उस जमीन के नीचे है क्या। और यकीन मानिए, वहां जो कुछ भी मिला उसे देखकर हमारे भी होश उड़ गए। शाहाबाद का किला, राजपूतों की रियासत और मुगलों की विरासत का किला, जो एक जमाने में कोटा सल्तनत की राजधानी हुआ करता था। लोगों ने बताया था कि इस किले में खजाने का अकूत भंडार है। शायद वही सोना जिसे पारस पत्थर के करिश्मे से तैयार किया गया था। किले की पड़ताल के लिए हमारी टीम जब शाहाबाद पहुंची तो पता चला कि यहां किसी को भी राह चलते सोना मिल जाता है। देता है जिसको ऊपर वाला छप्पर पाड़ के देता। मुझे मिला 1 चवन्नी 3 रत्ती सोना, बीच रास्ते में जूते की ठोकर से ऊपर आ गया। 6-7 जने साथ थे, सबसे पीछे मैं था, आगे 6 जने जा रहे। उनकी निगाह में नहीं आया और मेरी ठोकर लगी और मुझे एक बोर सोने का ऊपर में वहाँ जाकर पड़ा तो कि तेरी किस्मत में है, उठा ले। ये दावा करने वाले यहाँ एक नहीं तमाम लोग थे। सफाई करते हैं तो हमको पैसे रोज मिलते थे। हमें दावों पर जितना शक था, लोगों को उतना ही यकीन। अगरबत्ती जलाया अपनी तरफ से, सुबह भागो के निकलोगे तो आपको रुपए 2 रुपए 10 रुपए 5 रुपए कुछ मिलेगा, मिलेगा जरूर। बताया गया कि वो किला पुरातत्व विभाग नहीं बल्कि वन विभाग के जिम्मे है। इसलिए आसपास के लोग वहां बेरोक-टोक जाते हैं, अलग अलग जगहों पर खुदाई करते हैं, खजाने को पाने के जुनून में आए दिन किस्मत आजमाते हैं। लेकिन कुछ नसीब वाले भी हैं जिन्हें उस किले में बहुत कुछ मिला है, लेकिन वो न मुंह खोलना चाहते हैं न चेहरा दिखाना। हम 2-4 दोस्त गए थे घूमने किले में, तो हमको एक दीवार दी गई, उसमें एक पटिया लग रही थी अलमारी में खिसकने वाली। तो हमने देखा उसमें क्या है, तो हमने उसको पटिया को हाथ से हल्का सा रखा दिया। उसमें कुछ तांबे के सिक्के पड़े थे, तो हम उनको लेके आए। वो कुछ काम में आए, यूँ पड़े हैं आज भी। वहाँ पर एक राजा का महल है, उसमें बताते हैं कि तल घर है, उसमें बहुत सारा सोना चांदी राजा के मुकुट वगैरह आज भी रखे हुए हैं। तो उसके कारण लोग बाग रात दिन उसमें खुदाई करते हैं कि राजा का ताज तल घर मिल जाए। उसी खातिर बहुत लोगों ने करा है, और किसी को मिला है वो पागल वगैरह भी हो गया, और जिसको नहीं मिला वो आज भी कोशिश कर रहा है खोदने के लिए। किले में दाखिल होने से पहले हम कुछ जानकारों के पास भी पहुंचे। पता चला कि इस किले में जो दौलत छिपी है वो कहीं बाहर से लाई गई होगी, क्योंकि इस रियासत में इतनी दौलत का होना नामुमकिन था। बिल्कुल हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि पुरानी किसी भी हवेली में हो सकता है। धन रखने का तो जगह हवेलियाँ ही थी और पुराने मकान थे, तो हर पुरानी हवेली और मकान में कहीं ना कहीं खजाना है। कहीं निकाल लिया और कहीं ये था कि अचानक मारकाट हो गई, बाढ़ आ गई, एकदम भागना पड़ा और बता नहीं पाए, या दूसरे का कब्जा हो गया तो वो आप नहीं ले पाए। बताया गया कि खजाने की सबसे ज्यादा गुंजाइश किले की बावड़ी में है, जिसमें 5 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने पर एक बड़ा सा ताला। सब कुछ पानी के भीतर है, इसलिए न वहां जाना आसान है न खजाने को हासिल करना। हालांकि पिछले कई बरसों में खजाने के लालची लोगों ने उस बावड़ी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। खजाने के लिए कहते हैं कि जो शाहबाद के किले में बावड़ी है, बावड़ी में मैंने भी खूब अपने आंखों से देखे और शायद अभी भी हों कि तहखाने हैं पानी के भीतर और उनमें ताले लगे हुए मैंने स्वयं ने देखे हैं। अगर ये सच है तो सच का सामने आना भी जरूरी है, इसलिए हम कुछ स्थानीय लोगों के साथ किले में दाखिल हुए।
किले की पड़ताल के लिए हमने आधुनिक मशीनों से लैस इंजीनियर्स की एक टीम को बुलाया, लेकिन जब तक वो टीम आती हमने उस रहस्यमय बावड़ी की पड़ताल शुरू कर दी। नवल बावड़ी के ठीक बाहर एक सरकारी बोर्ड लगा था जिसमें साफ लिखा था कि कुछ वक्त पहले एक रहस्यमय विस्फोट की वजह से बावड़ी के कई रास्ते बंद हो चुके हैं। यही वो चीज है जो यहाँ पर रहस्य को और बढ़ाती है। लोगों का मानना है कि ये धमाका हुआ नहीं था, ये धमाका किया गया था, क्योंकि वहाँ पर एक बंद दरवाज़ा था, एक बहुत बड़ा ताला था और उसे खोलने के लिए लोगों ने उसे विस्फोट से उड़ा दिया। लेकिन खजाना उन्हें भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि पूरी बावड़ी नीचे दब गई और साथ ही विस्फोट करने वाले लोग भी अंदर ही दफन हो गए। मतलब ये कि कुछ लोगों ने खजाने के लिए बावड़ी के तहखानों में विस्फोट तक किया ताकि तहखानों में लगा ताला टूट जाए। खैर, बावड़ी के हालात क्या हैं ये भीतर जाने के बाद ही पता चलेगा। उन टूटे फूटे रास्तों के सहारे हम नीचे उतरते रहे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बावड़ियाँ, बहुत सारे स्टेप वेल्स देखे हैं, लेकिन ये बावड़ी बहुत डिफरेंट है दूसरों से। 365 सीढ़ियाँ हैं। इतनी गहरी बावड़ी यहाँ पर बनाने का मकसद सिर्फ ये हो सकता है कि पानी बहुत ज़्यादा स्टोर रहे, लेकिन जो लोगों का मानना है वो ये है कि यहाँ पर एक बहुत गहरा तहखाना है और उसी तहखाने में वो ख़जाना दफन है जिसकी तलाश में यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं और हर वक्त यहाँ पर खुदाई चलती है। नीचे आकर देखा तो जितना सोचा था हालात उससे भी ज्यादा बुरे थे। पूरी बावड़ी जैसे मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी, शायद उन लोगों की वजह से जिन्होंने खजाने को पाने की नाकाम कोशिश की थी। ये बड़े बड़े पत्थर उन सीढ़ियों के अवशेष हैं जिनके सहारे बावड़ी में नीचे तक उतरा जाता था। आपने क्या देखा था यहाँ पर? पहले ये बावड़ी पूरी सुव्यवस्थित थी, इसमें पानी भरा रहता था, ऊपर लेवल तक पानी चला जाता था। बरसात के दिनों में, गर्मियों में भी काफ़ी लेवल तक पानी रहता था। पूरा ये भरा रहता था और पानी इतना साफ और बहुत क्लीन वाटर रहता था, पीने योग्य रहता था। आराम से लोग पीते थे। यहीं जो लकड़ी लेने या सीताफल लेने या घास लेने जो लोग यहाँ आते थे या पिकनिक मनाने, वो इसी बावड़ी में आके पानी पीते थे। ठीक है। पानी खूब रहता था। इधर इस साइड में ये आप देख रहे हैं, ये जो दीवार गिरी हुई है पूरी की पूरी, हाँ, इधर एक गेट हुआ करता था, उस गेट में ताला लगा हुआ था। लोग, ऐसा मानना है, लोगों का कहना है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि उसी में अंदर तहखाना है, उस तहखाने में ही खजाना और पारस पत्थर जो है वो छुपा हुआ है। चलिए, तो मान लिया कि भाई खजाना था, उसके नीचे तहखाना था, उसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन उस खजाने को रखा कैसे जाता था? उस खजाने को रखने के लिए यहाँ बताते हैं कि एक कोई पत्थर था, तो जी बिल्कुल यहाँ, तो गोताखोर उस पत्थर को खोलने आता था। उस एक पर्टिकुलर पत्थर को खोलते ही पूरा जो पानी का लेवल है वो नीचे चला जाता था और वो गेट निकल के बाहर आ जाता था। इतना साफ था कि इंजीनियर्स की टीम और आधुनिक मशीनों के साथ हमें सबसे ज्यादा पड़ताल इस बावड़ी में करनी होगी। कुछ देर इंतजार के बाद इंजीनियर्स की टीम भी किले तक आ पहुंची, जिनके पास कुछ ऐसी आधुनिक मशीनें हैं जिनके सहारे ये पता लगाया जाएगा कि इस किले में कोई दौलत है भी या नहीं। तो सर, इक्विपमेंट्स वगैरह आ गए हैं हमारे पास, तो इससे हम सारी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, इससे ज़मीन के अंदर जो भी होगा 8 फीट तक, हाँ, वो आपको इंडिकेट करेगा ये कि ज़मीन के अंदर क्या है। तो चलिए, वक्त नहीं ज़ाया करते, जो भी होगा वक्त नहीं ज़ाया करते। क्या जिंदा है पारसमणि? शाहाबाद के किले में हमारी तफ्तीश शुरू होने वाली थी। हमारे पास कुछ ऐसी आधुनिक मशीनें थीं जो सेंसर के सहारे यह पता लगा सकती थीं कि जमीन के भीतर कौन सी धातु है। हमने ये तफ्तीश किले के कई हिस्सों में की, लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जहां मशीनों का इशारा चौंका देने वाला था। इस तफ्तीश में हमने किले को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए हमारी आपसे भी गुजारिश है कि भूलकर भी आप उस किले में खुदाई की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है और कानूनी अपराध भी। शाहाबाद के किले में हम थे।
हमारे साथ इंजीनियर्स की टीम थी और इंजीनियर्स के पास आधुनिक मशीनें थी। बस कुछ ही देर में ये साबित होने वाला था कि क्या वाकई शाहाबाद के किले में कोई खजाना छिपा है। अगर हां, तो कहां है? ये पड़ताल एक अत्याधुनिक मेटल डिटेक्टर के जरिए होगी, जिसका सेंसर जमीन के 8 फीट नीचे तक किसी भी धातु का पता लगा सकता है और यह बता सकता है कि वो धातु लोहा है, चांदी है या फिर सोना। विदेशों में भी छिपे हुए खजाने की खोज के लिए ऐसे ही सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो शाहबाद के इस किले में जो खजाने की कहानी है वो कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये फैसला करने का वक्त आ गया। और ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला हम करेंगे एक बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, एक बिल्कुल साइंटिफिक मशीन से। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवा देता हूँ। हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं, ये गिरिराज हैं, प्रदीप जी हैं और पवन आचार्य हैं। ये चारों लोग अपनी अपनी फील्ड में महारत रखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको मैं वो मशीन दिखाता हूं जिसके जरिए हम इस किले में छिपे खजाने की हकीकत को आपके सामने लाएंगे। ये एक सुपर सेंसिटिव सेंसर है। ये सेंसर किस तरह से काम करता है ये हम आपको आगे बताते रहेंगे। ये सेंसर जमीन में छिपी किसी भी धातु को तलाश सकता है, उसकी गहराई के बारे में बता सकता है। और किस तरह से काम करेगा, बताइए वीरेंद्र जी। एक्चुअली ये जो सेंसर है, ज़मीन में जो भी होगा आपके, चाहे लोहा हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, जो भी चीज़ होगी वो ये आपको बताएगा 8 फुट तक। ज़मीन में 8 फुट तक अंदर में कुछ भी होगा ये आपको सेंसिटिविटी बता देगा। अब उसके बाद में नॉर्मली क्या होता है कि लगभग सभी जगह कुछ न कुछ तो होता ही है, कोई न कोई धातु होती है। तो अधिकांश लोग जो यहाँ खोदने आते हैं वो सिल्वर या गोल्ड के लिए आते हैं। ये मशीन सही है या नहीं, इसकी तसल्ली के लिए हमने एक सोने की अंगूठी का सहारा लिया। सोने की अंगूठी जमीन पर रखने के बाद सेंसर की सुई गोल्ड का संकेत देने लगी। तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ इस मीटर के अलग अलग जो खांचे हैं वो दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर 2 तरह से आपको बताया जा सकता है। एक तो फेरस है, फेरस मतलब लोहा। फेरस की तरफ जब सुई जाएगी तो इसका मतलब है कि वहां पर लोहा है। जमीन में लोहा हो सकता है, पत्थरों में हो सकता है, हर चीज में हो सकता है। और जब इधर जाएगी उसका मतलब नॉन फेरस है, मतलब सोना हो सकता है, एल्यूमिनियम है या चांदी है। तो आप समझ लीजिए मीटर की सुई अगर लाल ये पिंक की तरफ जाएगी तो इसका मतलब वहां पर लोहा है, और अगर मीटर की सुई इस तरफ जाएगी तो इसका मतलब सोना, चांदी या उस तरह का कोई धातु मौजूद है, नॉन फेरस धातु मौजूद है। शुरुआत किले के कोषागार से की, यानी वही जगह जहां उस दौर में राजाओं की दौलत रखी जाती थी। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर हम टेस्ट करें और देखें कि यहां पर है या नहीं। तो आप करिए। इस टीम ने महल के गलियारे की पूरी छानबीन की, लेकिन अब तक सेंसर से जमीन के नीचे किसी बड़ी धातु के होने का संकेत नहीं मिला। हमने उन हिस्सों में भी सेंसर का इस्तेमाल किया जहां लोगों ने खुदाई की तमाम कोशिश की। कुछ जगहों पर लोहे का सामान होने की गुंजाइश जरूर दिखी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे खजाने का नाम दिया जा सके। पिछले करीबन 15 मिनट से हम इस लोकेशन में ये अपना सेंसर यूज़ करके देख रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। अजीब बात यह है कि बाहर जब हमने इसको ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश की थी तो हमको फेरस मिल रहा था। फेरस मतलब लोहा पत्थरों में दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर अजब बात यह है कि यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल है मशीन। मतलब यहाँ पर न पत्थर में लोहा मौजूद है, सोने चांदी की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हम अभी हार नहीं मान रहे, हम और दूसरी लोकेशंस हैं वहाँ पर जाकर ट्राई करेंगे। कुछ देर की पड़ताल के बाद हम ये समझते रहे कि शायद शाहाबाद की कहानियां सिर्फ एक फसाना है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि जब हम उस रहस्यमयी बावड़ी में जाएंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है। आधुनिक मशीनों और मेटल डिटेक्टर के साथ हम नवल बावड़ी की गहराई में उतर गए। आराम से ना, आराम। समझ में नहीं आया कि मलबे के ढेर के बीच पड़ताल कहां से शुरू की जाए। फिर सोचा वहीं से क्यों नहीं जहां लोगों को खजाना छिपा होने का सबसे ज्यादा शक है।
शाहबाद के इस किले में पिछले कई घंटों से हम और हमारी टीम कोशिश कर रही है। हम लोग मेटल सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा सॉइल एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं उस बावड़ी में। बावड़ी के किस्से आप सुन चुके हैं। यहाँ पर लोगों ने खजाने का दरवाज़ा देखा है, उस दरवाजे पर लटका हुआ ताला देखा है, लोगों ने कोशिश की है, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं पूरा एक पत्थरों के ढेर में तब्दील हो चुकी है। हमारे पास बहुत थोड़ी सी जगह है जिसमें हम सर्च करें और वो सर्च की जा रही है। सॉइल के नमूने लिए जा रहे हैं, ज़मीन में से खोद के कोशिश की जा रही है कि उन नमूनों को हम टेस्ट करके देख सकें कि उसमें है या नहीं। उसके अलावा सेंसर लगा के देखा जा रहा है ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर कोई मेटालिक कंटेंट है या नहीं। अब यहाँ पर अगर हमको कुछ मिलता है तो साबित हो जाएगा कि यहाँ पर वो गेट था, वो दरवाज़ा था जिससे खजाना निकलता था, और अगर कुछ नहीं मिलता तो ये बात भी साबित हो जाएगी कि इस किले से जुड़ी जो सारी कहानी है वो सिर्फ एक फसाना है। इस टीम ने बावड़ी के आसपास की दलदली जमीन से मिट्टी के कुछ नमूने जुटाने शुरू किए, जिसके बाद इसी जगह पर मेटल डिटेक्टर को आजमाया गया। कई बार लगा जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो कई बार सेंसर की सुई में चांदी जैसी किसी धातु के होने का संकेत भी मिला। हमने पड़ताल जारी रखी, लेकिन न जाने क्यों बावड़ी के एक कोने पर बार बार कुछ अजीबोगरीब संकेत मिल रहे थे। और कुछ देर बाद ही मशीन ऑपरेटर ने हमें आवाज दी। सर गोल्ड है यहाँ पे। सर देखिए यहाँ इंडिकेशन कर रहा है गोल्ड का। क्या है? गोल्ड का इंडिकेशन यहाँ आया है, पहले लोहे का आ रहा था, सिल्वर आ रहा था। ये देखिए पूरा सोने का इंडिकेशन और पावरफुल सिग्नल, मतलब सोना यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पे बहुत काफी मात्रा में सोना है, ये इंडिकेशन अपनी मशीन में बता रहा है। ये मशीन का इंडिकेशन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर सुई जो है वो लगातार सोने पर टिकी हुई है, गोल्ड पर टिकी हुई है। मतलब यहाँ पर सोने की मौजूदगी ये मशीन दिखा रही है। ये मेटल में आप देखिए गोल्ड पर सुई लगातार अटकी हुई है इस पूरे एरिया में। और जहाँ तक हमने जो कहानियाँ सुनी थी उन कहानियों का यही कहना था, ध्यान से यहाँ पर, उन कहानियों का यही कहना था कि यहाँ पर दरवाजा है और उसी दरवाजे को खोल के उस खजाने का रास्ता निकलता है। तो क्या वाकई यहाँ पर सोना मौजूद है? इससे ये पता लगता है कि यहाँ पे सोने की मात्रा जरूर है। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ इसमें मशीन में फॉल्ट आ रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। अपने शक को दूर करने के लिए हमने दोबारा कोशिश की। तो हम दोबारा से पूरे प्रोसेस को दोबारा करेंगे वीरेंद्र जी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपके पास सोने का है तो उस वजह से हो सकता है ये मीटर रीड कर रहा हो, और हम बहुत गैर जिम्मेदाराना ढंग से नहीं कह सकते सोना है, आप समझ सकते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो एक बार फिर कोशिश करिए। देखिए खुलते ही सुई चांदी की तरफ चली गई, सिल्वर की तरफ चली गई। मतलब खजाने में क्या होता है, सोना और चांदी। आगे बढ़िए थोड़ा सा, और इस कोने में पहुंचते ही सुई ने वापस इशारा किया गोल्ड पर। पूरी तरह से ये सुई गोल्ड पर अटक गई है। ये बावड़ी का कोना है जहां पर सोना है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मशीन कह रही है। बार बार कोशिश और हर बार मेटल सेंसर का एक ही जवाब। दुनिया भर में जमीन के भीतर धातुओं की तलाश के लिए इन मेटल सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमने भी किया। हम नहीं जानते कि इस मेटल सेंसर पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इस तफ्तीश को अंजाम देने वाली मशीन कितनी भरोसेमंद है, लेकिन जो दिखा वो सामने है। मेटल सेंसर एक ही दावा कर रहा था कि बावड़ी के एक कोने में गोल्ड जैसी किसी धातु की मौजूदगी है। यह भी हो सकता है कि मिट्टी में कुछ गोल्ड पार्टिकल मौजूद है, या सोने की कोई छोटी मोटी चीज जमीन में दबी है, जिसका संकेत यह मशीन बार बार दे रही थी। लेकिन एक ही जगह पर मशीन का गोल्ड की मौजूदगी को बताना थोड़ा हैरान करने वाला था। इसलिए हम मिलने पहुंचे शाहबाद के तब के एडीएम राम प्रसाद मीणा से, जिन्होंने बताया कि सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक खजाने के इतिहास से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत न हो। सरकारी स्तर पे तो अभी ऐसा कोई हुआ नहीं है। जहाँ जहाँ भी किले रहे हैं वहाँ के लिए, वहाँ अगर हम जाएंगे तो वहाँ के लिए कोई न कोई इस प्रकार की किंवदंतियाँ हैं। तो जब तक कोई पुख्ता बात नहीं हो, ऐसी कोई तथ्य नहीं हो, जानकारी नहीं हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो, तब तक सरकारी स्तर पे तो इस प्रकार की कोई कार्रवाई किया जाना संभव। इतिहासकारों के पास गए तो कहा गया कि अगर जमीन में किसी रहस्यमय खजाने का शक है तो छानबीन में हर्ज क्या है।
प्रयोग कर सकते हैं। पुरातत्व वेताओं को करना चाहिए। अगर कोई चर्चा है तो उसमें परेशानी कितनी सी है। हम एक बार फिर ये साफ कर दें कि सिर्फ एक मशीन के सहारे किसी नतीजे पर पहुंचना जायज नहीं होगा। उस बावड़ी का सच तलाशना सरकार का काम है और उसे किसी एक्सपर्ट की मदद से किया जाना चाहिए। इसलिए आम जनता से गुजारिश है कि वो किसी लालच में आकर खुदाई की कोशिश न करे, क्योंकि ऐसा करना न केवल कानूनी जुर्म होगा बल्कि जान से खिलवाड़ भी। रही बात पारस पत्थर की, तो इसका न कोई पौराणिक प्रमाण है न वैज्ञानिक सबूत। यानी पारस पत्थर की कहानी सिर्फ एक फसाना है, लेकिन इतना माना जा सकता है कि शायद उस जमाने में धातु को सोने में तब्दील करने की कोई तकनीक जरूर थी और शायद उसी विज्ञान को लोगों ने चमत्कार का नाम दे दिया। रही बात शाहाबाद किले की, तो हमारी पड़ताल का नतीजा एक बड़ा सवाल जरूर उठा रहा था, लेकिन सच तलाशने का काम सरकार का है। हम आपसे फिर गुजारिश करेंगे कि आप भूलकर भी उस किले को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा करना कानूनी अपराध होगा। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।